दोस्तों 5 के फंडे में फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेजेस यूनियन आस्क्ड टू यूज दिस सिस्टम टू स्टेट्स to allow other thermal plants to utilize their coal linkages and transmit power to reduce the need to transport coal. The system is, यानी यूनियन स्टेट्स को कहता है भाई आपके पास का जो कोल लिंकेज है, जो थर्मल पावर प्लांट और कोल माइन के साथ लिंक होंगी, वो जो लिंक है उसमें जो ट्रांसपोर्टिंग का एलिमेंट है उसको बचा के जो है अपना थर्मल प्लांट का पावर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए और ट्रांसपोर्टिंग का जो ये है कॉस्ट और ड्यूरेशन उसको कम करे। इस सिस्टम को क्या कहते हैं, है ना, देख लेते हैं क्या है। वेदर इट इज अ लिंकिंग, टॉलिंग, बफरिंग और शिफ्टिंग। आंसर इज बी, टॉलिंग। इसको टॉलिंग कहते हैं। चलो न्यूज में क्या है दोस्तों, डिमांड सोरिंग, टॉलिंग ऑन द टेबल एज इंपोर्टेड कोल प्राइसेस हीट अप, है ना। सेंटर इज अलाउड टॉलिंग अप टू 25% और पावर जनरेशन कंपनीज को इंपोर्ट कोल जो है उसका ब्लेंडिंग दिया है 10% तक का। ये दो फैसिलिटी दे दी है। साथ में कैबिनेट ने यह भी अप्रूव कर दिया है कि नॉन माइनेबल लैंड जो है, जहां पे माइंस है लेकिन अगल बगल की ऐसी लैंड है जो माइन नहीं हो रही है, ऐसे जगह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रिलेटेड विद द कोल एंड एनर्जी, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है आउटपुट बढ़ जाए। देखो माहौल क्यों बना है, माहौल इसलिए बना है दोस्तों कि मानसून जो है, पोस्ट मानसून शॉर्टेज रहा है लास्ट अक्टूबर में, और साथ में ग्लोबल प्राइसेस जबरदस्त बढ़ रही है। उसमें इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है डोमेस्टिक लेवल पर वो बढ़ गई, तो डोमेस्टिक कोल की डिमांड भी बढ़ गई है। अब ऐसे सिचुएशन में देखा जाए तो अभी समर का सीजन है, समर के सीजन में और बुरे हाल होते हैं। पोस्ट कोविड के बाद रिकवरी मोड में आ गए तो सब फैक्ट्री इंडस्ट्री ये भी चलना शुरू हो गया, तो ऑब्वियसली इसका प्रेशर किस पर आया, थर्मल पावर प्लांट पर आया है। अब टॉलिंग में क्या होता है, टॉलिंग में ऐसा होता है कि स्टेट्स जो होते हैं वो अपना कोल जो है माइंस, उसके साथ एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग होती है। कॉम्पिटिटिव बिडिंग के बाद उनका कोल लिंकेज हो जाता है। अब इसमें जो है अपना जो लिंकेज है वो इस ढंग से यूटिलाइज करे कि माइंस के नजदीक का पावर प्लांट उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करे, रादर देन दूर में जो कहीं तो भी दूसरा स्टेट है वहां का पावर प्लांट है, और ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जल्दी से जनरेट हो जाए और ट्रांसमिशन जो है वो हो इलेक्ट्रिसिटी का रादर देन कोल ट्रांसपोर्ट। ओके, तो ऑब्वियसली ये इसके वजह से जो है काफी कुछ आउटपुट बढ़ सकता है। अब जो इंपोर्ट है वो इंपोर्ट के लिए भी अभी परमिशन दी गई है, और साथ में रेलवेज के साथ यूनियन गवर्नमेंट बातचीत कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कोल डिस्पैच जो है वो बढ़ दिया जाए। सेकंड क्वेश्चन, मैच द पेयर ज्योतिर्लिंगा, इधर है और इधर सिटी है। कहां पे ज्योतिर्लिंगा है, बैद्यनाथ यहां पे दिया है, नागेश्वर, ओमकारेश्वर, ग्रीष्णेश्वर, और यहां पे खांडवा, देवघर, औरंगाबाद और द्वारका। मैच द पेयर दिया है, देख लेते पेयर पहले, है ना। पेयर सी, ए जो है बैद्यनाथ देवघर, 2 है नागेश्वर द्वारका, 3 दैट इज सी ओमकारेश्वर जो है दैट इज इन खांडवा एमपी, और ग्रीष्णेश्वर जो है वो है औरंगाबाद महाराष्ट्र। इस ढंग से ये पेयर है। न्यूज में दोस्तों देवघर है, न्यूज में क्या है, देवघर बैद्यनाथ, अभी फिलहाल में जो रोप वे ट्रेजेडी हुई वो है। ठीक है, देख लेते पूरे ज्योतिर्लिंगा थोड़ा सा, क्योंकि जरूरी है, अभी क्वेश्चन बन सकता है ना। तो ज्योतिर्लिंगा सिटी और स्टेट थोड़ा देख लो, सोमनाथ गिर गुजरात, नागेश्वर द्वारका गुजरात, महाकालेश्वर उज्जैन एमपी, ओमकारेश्वर खांडवा एमपी, भीमाशंकर पुणे महाराष्ट्र, त्र्यंबकेश्वर नाशिक महाराष्ट्र, ग्रीष्णेश्वर औरंगाबाद महाराष्ट्र, केदारनाथ रुद्रप्रयाग उत्तराखंड, काशी विश्वनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश, बैद्यनाथ देवघर झारखंड,
मल्लिकार्जुना श्रीशैलम आंध्र प्रदेश और रामनाथ स्वामी रामेश्वरम तमिलनाडु। तो दोस्तों क्या दिखता है, सबसे ज्यादा कहां पे है, सबसे ज्यादा जो ज्योतिर्लिंग है वो है महाराष्ट्र में, टोटल 3 है। ठीक है दोस्तों, न्यूज में क्यों है ये बता दिया पहले ही कि एक रोपवे का इशू हो गया था। यहाँ पे देखो त्रिकुट लिखा है, त्रिकुट रोपवे, ये देखो 3 पीक्स है यहाँ पे, इसलिए ये हिल को त्रिकुट हिल कहते हैं। ये देवघर डिस्ट्रिक्ट झारखंड में स्थित है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो भाविक है वो बाबा बैद्यनाथ शिव टेम्पल को विजिट देने जाते हैं, है ना। यहाँ पे 3 पीक जो है, पहला ब्रह्मा विष्णु और शिवा, इस टाइप के, ब्रह्मा विष्णु महेश जिसको कहते हैं उस टाइप का है। यहां से जो है मयूराक्षी जो रिवर है उसका ओरिजिन ये त्रिकुट हिल में है, जो हुगली रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो ये भी पूछ सकते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान में रखो। थर्ड क्वेश्चन, नीति आयोग हैज लॉन्च स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स SECI which ranked states and union territories based on 6th parameter, 6 पैरामीटर के हिसाब से। which of the following is not a parameter of this index, ये इंडेक्स का कौन सा पैरामीटर नहीं है भाई। A कंज्यूमर चॉइस, B न्यू इनिशिएटिव, एक्सेस, C एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एनर्जी, और D डिस्कॉम्स परफॉर्मेंस। आंसर इज A कंज्यूमर चॉइस, ये नहीं है भाई, है ना। ठीक है, चलो ये है नहीं तो हमें तो पता चलता है न्यू इनिशिएटिव, एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, रिलायबिलिटी ऑफ एनर्जी और डिस्कॉम परफॉर्मेंस ये दिख रहे हैं। देख लेते एग्जैक्ट कौन कौन से है, तो है ना। देखिए 6 जो पैरामीटर्स है, पहला है डिस्कॉम परफॉर्मेंस, इसको वेटेज है 40%, यहां पे 9 इंडिकेटर्स है। दूसरा है एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एनर्जी, 15% दिया है इसको वेटेज, और 5 इसके इंडिकेटर्स है। क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव को 15%, 3 इंडिकेटर्स। एनर्जी इफिशियंसी को 6%, 3 इंडिकेटर्स। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को 12%, 4 इंडिकेटर्स, और न्यू इनिशिएटिव को भी 12%, 3 इंडिकेटर्स। ये थोड़ा लर्न कर लेना, पर्टिकुलरली पैरामीटर्स लर्न कर लेना, वेटेज वगैरह नहीं रहा लेकिन पैरामीटर्स ये ध्यान में रखो। 3 कैटेगरी बनाई स्टेट्स की, लार्जर स्टेट्स में 20, स्मॉलर स्टेट्स में 8 और यूनियन टेरिटोरीज में 8। इस कैटेगरी को, जो सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज है, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। फ्रंट रनर टॉप 1/3 रहेंगे, अचीवर मिडल 1/3 और एस्पायरेंट लोएस्ट 1/3। ये जो है इंडेक्स का स्कोर के हिसाब से रहेंगे, जैसे 46 एंड अबव फ्रंट रनर्स, 36 to 46 अचीवर्स, और बिलो 36 जो है एस्पायरेंट्स। ये देखो नीति आयोग ने पहला ये कदम उठाया, इट्स अ फर्स्ट स्टेप, किस चीज के लिए, कि जो राज्य होते, जो स्टेट्स है, दे कैन एक्सप्लोर एंड बेंचमार्क देमसेल्व्स ऑन द वेरियस पैरामीटर्स। और एक बार बेंचमार्क डिक्लेयर हो गया, उनकी रैंक डिक्लेयर हो गई, तो देन देयर माइट बी अ कंपटीशन amongst the states to enhance their capability in the energy sector, और ये सब चीजों के लिए किया जा रहा है। नेशनल एवरेज देखो तो नेशनल एवरेज 40.6 है। अब यदि हम एवरेज स्कोर देखें उस हिसाब से, तो ये अलग अलग पैरामीटर्स में हम कभी पूछ सकते हैं, तो क्या पूछ सकते हैं, हाईएस्ट स्कोर किसका है और लोएस्ट स्कोर किसका है। जैसे SECI टोटल स्कोर है, तो उसमें चंडीगढ़ टॉप है और लक्षद्वीप लोएस्ट है। डिस्कॉम में पंजाब लोएस्ट, अरुणाचल। एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी और रिलायबिलिटी में केरला लोएस्ट, लक्षद्वीप। क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव में चंडीगढ़ टॉप में है और मेघालय लोएस्ट में। एनर्जी इफिशियंसी तमिलनाडु टॉप में है, लक्षद्वीप एकदम से 0 एकदम से होपलेस कंडीशन में है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी चंडीगढ़ जो है बहुत ही बढ़िया लेवल पर है और छत्तीसगढ़ लोएस्ट लेवल पर है। और यहाँ पे न्यू इनिशिएटिव में त्रिपुरा यदि देखा जाए टॉप मोस्ट लेवल पर है, लेकिन आंध्र प्रदेश और अंडमान एंड निकोबार बहुत ही बुरी तरीके से उनकी हालत है। तो टॉप 3 और बॉटम 3 ऐसा भी थोड़ा याद रखो, लार्जर स्टेट्स, स्मॉलर स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज। लार्जर स्टेट में गुजरात, केरला और पंजाब टॉप परफॉर्मर है और लोएस्ट है झारखंड, MP और छत्तीसगढ़। स्मॉलर में गोवा, त्रिपुरा और मणिपुर टॉप में है। मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश जो है बॉटम में। यूनियन टेरिटोरी में चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा नगर हवेली जो है वो है, और यहां पे जो है अंडमान निकोबार, JNK और लक्षद्वीप ऐसा दिखता है।
Fourth question, Whistleblower Protection Act 2014 provides one, a mechanism to investigate alleged corruption and misuse of power by public servant. Two, a mechanism to protect anyone who exposed alleged wrongdoing in a government bodies, projects and offices. Third, ensure punishment for false and frivolous complaint. भाई क्या क्या है, एक इन जनरल लुक देख लेते हैं क्वेश्चन में. पहला है भाई कि ये मैकेनिज्म बनाया है किस चीज के लिए, कुछ एलिज करप्शन और मिसयूज ऑफ पावर दिखा है पब्लिक सर्वेंट का, उसके लिए एक मैकेनिज्म है भाई, ये प्रोविजन है ये एक्ट में. दूसरा है कि जिसने सीटी बजाई है ना, जिसने ये सब घंटी बजाई, कहते हैं ना कि बिल्ली के घर में गले में घंटी बांधना, उस टाइप का कि भाई जिसने आवाज उठाई उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी मैकेनिज्म. यस भाई मैकेनिज्म है या नहीं है. दूसरा है कि ऐसा तो नहीं कि फालतू में घंटी बजाई, ऐसा भी है तो उसको भी पनिशमेंट का प्रोविजन है क्या, देख लेते. सो आंसर इज डी, ऑल थ्री आर करेक्ट. तीनों प्रोविजंस यहां पे एक्ट में है. न्यूज में क्यों आया देख लेते दोस्तों. देखो न्यूज में इसलिए दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू इंटरवेन फॉर विसल ब्लोअर, यानी विसल ब्लोअर की ऐसी की तैसी हो गए भाई यहाँ पे, है ना. सुप्रीम कोर्ट ने 11 अप्रैल 2022 में कह दिया कि भाई व्यापम जो घोटाला था, स्कैम, व्यापम घोटाला जबरदस्त स्कैम था एमपी का, बहुत बड़ा घोटाला था, मल्टी बिलियन का घोटाला था. जिसने सीटी बजाई विसल ब्लोअर आनंद राय है ना, इन एफआईआर डाल दिया था अगेंस्ट हिम. किसने डाल दिया था कि भाई एक डिफेमेटरी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी इन्होंने एमपी के सीएम जो थे उनके डिप्टी सेक्रेटरी इनके ऊपर, और बस उन्होंने एफआईआर डाल दिया. अब एफआईआर के केस में बोले कि भाई तूने जो सीटी बजाया वो तेरा अलग मामला है, ये वाला भाई अलग मामला है, ये तू देखते हुए. तो अभी सीटी बजाने वाली की सीटी थोड़ी सी गुल्ल हो गई ऐसा दिख रहा है. हाउएवर केवल लिबर्टी, लेकिन ऐसा छोड़ा नहीं बेचारे को. उसने बोला भाई सीटी बजाया, तू अप्रोच कर सकता है हाई कोर्ट को, यदि तेरे अगेंस्ट में कुछ चार्जशीट फाइल होती है तो, है ना. तो यहाँ पे विसल ब्लोअर जो है बड़ा टेडियस काम दिख रहा है भाई. चलो साइलेंट फीचर्स क्या है एक्ट के, बहुत अच्छा एक्ट है, बहुत ही बढ़िया एक्ट है ना, बहुत जरूरी भी था जिस ढंग से करप्शन का लेवल है. फर्स्ट, एक्ट सिक टू प्रोटेक्ट द विसल ब्लोअर, प्रोटेक्ट करता भाई, उसको पूरा का पूरा प्रोटेक्शन देने की कोशिश करता है. एनी पब्लिक सर्वेंट और एनी अदर पर्सन इंक्लूडिंग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मेक सच ए डिस्क्लोजर, कोई भी कर सकता है. विसल ब्लोअर या अंदर का आदमी नहीं, बाहर का आदमी भी सिटी बजा सकता भाई, ठीक है. अब जो कंप्लेंट, एवरी कंप्लेंट हैज टू इंक्लूड द आइडेंटिटी. ऐसा नहीं जिसने सिटी बजाया वो छुपके सिटी बजाया और भग गया, ऐसा नहीं, उसकी आइडेंटिटी हो, लेकिन उसकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने का भी पूरा जिम्मा ये एक्ट में है ना. साथ में विजिलेंस कमीशन जो है वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, उसको प्रोटेक्शन दे देता है. एक्ट में पेनल्टीज भी है कि गलती से किसी ने फॉल्स कंप्लेंट कर दी तो ऑब्वियसली फॉल्स कंप्लेंट का भी एक इश्यू रहता है, नहीं तो कोई भी किसी की भी सिटी फालतू में बजाएगा, राइट. लास्ट क्वेश्चन भाई लोग, नॉन लाइफ इंश्योरेंस इंक्लूड, नॉन लाइफ इंश्योरेंस में क्या क्या होता है. वन, हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस, तीसरा क्रॉप इंश्योरेंस और चौथा टर्म इंश्योरेंस. आंसर इज सी, 1, 2 and 3, 1, 2 and 3. टर्म इंश्योरेंस नहीं, टर्म इंश्योरेंस ये लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड है ना. ये इसलिए है कि भाई आप जब हो फैमिली के साथ तो आप अपना टर्म इंश्योरेंस निकाल लो, ताकि आप बीच में कहीं भसक गए तो आपके फैमिली को अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा, इसके लिए टर्म इंश्योरेंस होता है. अलग अलग नॉन लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, मराइन इंश्योरेंस, कमर्शियल इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, एविएशन इंश्योरेंस, लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस और क्रॉप इंश्योरेंस, ऐसे जो भी है नॉन लाइफ इंश्योरेंस होते हैं. न्यूज में इसलिए दोस्तों, हेल्थ सेगमेंट ब्लास्टर्स फाइनेंशियल ईयर 2022 नंबर्स फॉर नॉन लाइफ इंश्योरेंस, है ना. नॉन लाइफ इंश्योरेंस का एकदम बूम आ गया है, ऑब्वियसली कोविड में तो जबरदस्त बूम आ गया. क्लॉक 11% इंक्रीज इन द ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम अंडर रिटर्न टू द मोर दैट ₹2.22 लाख करोड़, इतना ज्यादा बढ़ गया है ना. कंटिन्यूअस डिमांड किससे बढ़ रही, तो ऑब्वियसली हेल्थ कवर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, और इसी वजह से ये जो है
नॉन लाइफ इंश्योरेंस जबरदस्त बूम में आ गया। जनरल इंश्योरेंस का अकाउंट 84% ऑफ द नॉन लाइफ मार्केट। तो दोस्तों क्वेश्चन समझ लो, सीख लो और अपना करियर बना लो। ऑल द बेस्ट।